अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। फ्लूइड डायनामिक्स में जनाब दूसरे थ्योरम के साथ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पहली थी, दूसरी बर्नौली इक्वेशन है जनाब। ये जनाब अली स्विस मैथमेटिशियन थे डेनियल बर्नौली, जिनके नाम पे बर्नौली इक्वेशन या बर्नौली थ्योरम है। तो जनाब ये 1738 में पेश किया गया, जो हम आज 2020 में डिस्कस कर रहे हैं। फ्लूइड डायनामिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब ये। और इस चैप्टर में तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और उसकी एप्लीकेशन हमने डिस्कस कर ली। बाकी जो चैप्टर रहता है सारे का सारा बर्नौली थ्योरम और इसकी एप्लीकेशन ही है और कुछ नहीं है। तो जनाब आली कार्रवाई शुरू करें। ये पहले की तरह हमारे पास पाइप सिस्टम है, जैसे मैंने पहले भी कहा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी कि जनाब ज़रूरी नहीं है कि पाइप सिस्टम बिल्कुल ऐसा ही हो, किसी भी तरह का हो सकता है। ये सिर्फ सैंपल है जो हमने बुक के मुताबिक डायग्राम बना ली है। तो यहाँ से फ्लूइड एंटर होगा, एंटर होते वक्त वेलोसिटी है v1, बाहर निकलते वक्त वेलोसिटी है जनाब v2। यहाँ पे ये छोटे वाला हिस्सा है, एरिया है a2, यहाँ पे एरिया है a1। फ्लूइड यहाँ से एंटर होके डेल्टा x फासला तय करता है जनाब आली डेल्टा t टाइम में, डेल्टा x1। और यहाँ से बाहर निकलते वक्त जनाब आली डेल्टा x2। जनाब जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी वो थी जनाब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस करती थी, जबकि जो बर्नौली थ्योरम है इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेक्चर ध्यान से सुना करें, एक एक लफ्ज़ पे गौर किया करें। कोई भी बात बेटा जी गैर मकसद से नहीं की जाती, तो ध्यान रखा करें। यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो फ़र्क करती हैं एक अच्छे स्टूडेंट में और एक मेरे जैसे स्टूडेंट में। तो ध्यान से काम किया करें। तो जनाब आली यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों है ये आपको लेक्चर के दौरान पता चल जाएगा। तो जनाब अब देखें ये पाइप ऊंचा नीवा है, तो यहाँ पे ये ज़मीन की सरफेस बनाई गई है। तो पाइप की हाइट जनाब एक जगह पे h1, यहाँ पे जहाँ पे सारी टर्म्स हम 1 कह रहे हैं, यहाँ पे हाइट है h1। ये भी ध्यान रहे कि पाइप मोटा पतला देखकर एवं फिक्रमंद नहीं होना। आपने जो हाइट लेना है वो पाइप के सेंटर से हाइट लेना है। कहाँ से? पाइप के सेंटर से हाइट लेना है। मतलब अगर ऐसे करके हो ना, ऐसे करके, तो इनमें से कहा जाए किसकी इस हिस्से की हाइट ज़्यादा है कि इसकी हाइट ज़्यादा है। देखने में लगता है कि ये हाइट ज़्यादा है, नहीं, आपने सेंटर से हाइट लेना है। और ये दोनों में ये हॉरिजॉन्टल पाइप पड़ा हुआ है, इसमें हाइट का फ़र्क नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि जो हाइट आपने लेना है वो पाइप के सेंटर से चूज़ करना है। ओके जी, ठीक है जी। तो जनाब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि फ्लूइड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की तरह ही आइडियल फ्लूइड है। वो 3 assumptions, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, फ्लूइड फ्लो इज स्टडी, फ्लूइड इज नॉन विस्कस, उन 3 assumptions पर ये पूरा उतरता है। और जनाब एक तरफ से फ्लूइड दाखिल हो गए, दूसरी तरफ से बाहर निकलता है। ठीक है जी। यहाँ से फ्लूइड जो अंदर दाखिल होता है, ज़ाहिर है उसे अंदर दाखिल करने के लिए कोई धक्का मारा जाता है, वर्क किया जाता है। इस हिस्से पे जो वर्क किया जाता है वो है W1 इज इक्वल टू वर्क क्या होता है जनाब आली F.D। तो फोर्स इधर को लगेगी, धक्का इधर को मारा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर को होगा। फोर्स है F1 और फासला तय होता है डेल्टा T टाइम में डेल्टा x1। ठीक हो गया जनाब। तो जनाब आली प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जनाब P1 यहाँ पे इस हिस्से पे प्रेशर कितना है? P1 इज इक्वल टू F1 ओवर A1, यानी कि F1 इज इक्वल टू P1 A1, यानी कि W1 इज इक्वल टू F1 की जगह पे आ जाएगा P1 A1 और डेल्टा x1। ये आ गया जनाब वर्क। किस काम के लिए? फ्लूइड को धकेलने के लिए। टोटल वर्क भी अभी मालूम करेंगे। अभी फ्लूइड यहाँ से बाहर निकलने लगा है, तो यहाँ से बाहर निकलते वक्त वर्क कितना होगा? अब जरा ध्यान से सूरत हाल देखिएगा। W2 यहाँ से क्या होगा जनाब? फ्लूइड ज़ाहिर पाइप से बाहर निकल रहा है, डेल्टा x2 फासला वो तय करता है। लेकिन अब यहाँ पे इस हिस्से पे फोर्स लग रही है बाहर से अंदर को। ये समझना थोड़ा ट्रिकी हुआ करता है। आप इस बात को यूं समझिए कि कूलर से पानी बाहर निकल रहा है,
अब कूलर की टूटी से जो पानी बाहर निकलता है, ऊपर जो कूलर की सरफेस है वो नीची होती है, वो जो बड़ा पाइप का हिस्सा है वो ये समझ लीजिए कूलर का, और टूटी ये समझ लीजिए। टूटी से पानी जो बाहर निकलेगा, बाहर मौजूद जो हवा है उसको धकेल के पानी अपनी जगह बनाएगा बाहर निकलने के लिए। आपको लगता है कि जी ये कड़ी गल हुई, ये तो कभी मतलब इतना कॉमन सेंस में नहीं बात आने वाली। ये बात कॉमन सेंस में तब आने वाली है अगर आप कूलर का ढक्कन जरा टाइट कर दें, अब टूटी खोलें, थोड़ा सा पानी निकलेगा, टूटी से पानी निकलना बंद हो जाएगा। वजह क्या है? वजह यह है कि ऊपर से ढक्कन टाइट हो गया, ऊपर से प्रेशर नहीं लग रहा, इधर से लगने वाली फोर्स तो आपने बंद कर दी ढक्कन टाइट करके, तो अब इधर बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो फ्लूइड को बाहर नहीं निकलने दे रहा। तो अब आप ऊपर से ढक्कन लूज करेंगे, इधर से हवा धक्का मारेगी, तो इधर से फिर दोनों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, बराबर होगा, तब फ्लूइड आराम से बाहर निकल सकेगा। बिल्कुल इसी तरह से आप यूं समझ लें कि क्लासरूम में लेक्चर खत्म हुआ, 100 स्टूडेंट हैं जो बाहर निकलना चाहते हैं, और वो जो ही बाहर निकलते हैं अगले लेक्चर के लिए बच्चे अंदर आना चाहते हैं। नतीजा क्या होगा जनाब कि बाहर वाले अंदर को जोर लगाएंगे, अंदर वाले बाहर को जोर लगाएंगे। अंदर वालों ने अगर बाहर निकलना है तो जो बाहर से अंदर को जोर लगाया जा रहा है उनको धकेल के अपनी जगह बनाना पड़ेगी अगेंस्ट दैट फोर्स। तो या आप इस कूलर को शहद के ड्रम में रख दें, तो जाहिर बात है शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा धक्का मारेगा, पानी को बाहर निकलने में दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा कि नहीं। यही सूरत हाल यहाँ पे है। तो इस फोर्स के अपोजिट अमल करना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए। तो W2 होगा नेगेटिव, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, एंगल 180 है। -F2 डेल्टा X2, तो जनाब W2 इज इक्वल टू F2 की जगह पे पहले की तरह ही आ जाएगा P2A2 और डेल्टा X2 लो जनाब 42, ये आ गया जी। तो जनाब अब हम मालूम करने लगे हैं जी, लिखने लगे हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होगा जनाब? सारे वर्कों को जमा कर लें, और मेरा मतलब है सारे वर्क जमा कर लें। तो जनाब दोनों वर्क ऐड कीजिए। W इज इक्वल W1 कितना है जी? P1A1 डेल्टा X1 माइनस ए, यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आना था, सॉरी आ गया जी, चलो ठीक है, माइनस P2A2 डेल्टा X2। फ्लूइड फ्लो स्टडी, यहाँ पे भी यूनिफॉर्म, यहाँ पे भी यूनिफॉर्म, यहाँ पे वेलोसिटी और है, यहाँ पे और है, ठीक है कोई मसला नहीं है। तो जनाब S इज इक्वल टू VT, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? P1A1, x इज इक्वल टू VT, x की x1 है तो V1 डेल्टा T, आपकी बुक में सिर्फ T है, तो जो कि डेल्टा स्मॉल चेंज है, स्मॉल वैल्यू है, डेल्टा T लिख देना बेहतर है। तो P2A2 V2 डेल्टा T, डेल्टा T के साथ 1 2 नहीं आएगा, ये वैसे ही आ जाएगा जनाब, डेल्टा T टाइम इंटरवल वैसे ही आ जाएगा। तो जनाब आली हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 कांस्टेंट होती है, और ये फ्लो रेट के वॉल्यूम ओवर टाइम के बराबर होती है। ओके जी, तो यहाँ पे देखिए A1 V1 डेल्टा T, A1 V1 डेल्टा T क्या है? A1 V1 है वॉल्यूम ओवर टाइम इनटू डेल्टा T, तो यहाँ भी आप डेल्टा T लिख सकते हैं। अगर ये डेल्टा T है तो ये भी, टाइम इंटरवल तो सेम है ना, जितने टाइम में फ्लूइड बाहर निकल रहा है, तो ये कट गया, तो A1 V1 डेल्टा T की जगह पे क्या आएगा? वॉल्यूम उतना ही रहेगा फ्लूइड का जो बाहर निकलेगा, जो एंटर होगा डेल्टा T टाइम में, यहाँ पे तो वॉल्यूम के साथ 1 और 2 नहीं आना, ये V ही आएगा। तो वर्क इज इक्वल टू P1 A1 V1 डेल्टा T की जगह पे आ गया V माइनस P2 V, इसे कह लीजिए इक्वेशन 1। ये हो गया जनाब टोटल वर्क डन, किस काम के लिए? फ्लूइड को इधर से धकेल कर इधर से बाहर निकालने के लिए। और इस वर्क के नतीजे में चेंज आएगी फ्लूइड की किनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में, या दोनों में। किनेटिक एनर्जी में चेंज तो नजर आ रही है, इधर एरिया ज्यादा है, स्पीड कम है, एरिया कम है, स्पीड ज्यादा हो गई, स्पीड में फर्क आ गया, किनेटिक एनर्जी में फर्क आ गया। हाइट में फर्क है पाइप की, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में भी फर्क आ गया, यहां से यहां तक जाते हुए पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है। अगर ये हिस्सा नीवा होता, ये हिस्सा ऊंचा होता, फिर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाती, पाइप हॉरिजॉन्टल होता, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ना आती। देयर आर पॉसिबिलिटीज, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। बहरहाल चेंज एक्सपेक्टेड है। तो जनाब किनेटिक एनर्जी में चेंज भी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज भी आएगी। तो जनाब लिखते हैं चेंज इन
किनेटिक एनर्जी, ए मैं यहाँ लिखती हूँ, इक्वेशन 1 तो आ गई ना जी, चेंज इन किनेटिक एनर्जी। अब चेंज ऑफ ये लॉस या गेन नहीं है, चेंज है, और चेंज ऑफ जब भी लिखेंगे हायर वैल्यू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू लिखेंगे। चेंज ऑफ जब भी लिखेंगे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू लिखेंगे, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो चेंज इन किनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है, हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर, इक्वेशन 2 कह लीजिए। मैथ्स तो चेंज नहीं होना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी यहाँ पे एप्लीकेबल होया ही, मैथ्स तो कंजर्व है ही। तो जनाब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वो तो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाली सिचुएशन तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो भी इसी तरह के पाइप सिस्टम के लिए थी। तो जनाब फाइनल वैल्यू एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन, इक्वेशन 3 कह लीजिए। जनाब अगर वर्क हुआ है तो वर्क के नतीजे में ही एनर्जी में चेंज आएगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। वर्क भी एनर्जी है, एनर्जी भी वर्क है, ये है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। चैप्टर 4 में आपने पढ़ा, ये कन्फ्यूजन होती है, मैंने वहां पे भी आपको बताया था, फिर दूर कर लीजिए कि अक्सर ये कहा जाता है, एमसीक्यूज भी आते हैं कि जनाब वर्क के नतीजे में किस किस्म की एनर्जी में चेंज आएगी। ऑप्शन होती है चेंज इन किनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बोथ ऑफ दीज। लोग लगा देते हैं अक्सर के चैप्टर 4 के रेफरेंस से कि चेंज इन किनेटिक एनर्जी, वो सही नहीं है। वर्क के नतीजे में किनेटिक एनर्जी भी चेंज हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो सकती है, और हो सकता है थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाए, थोड़ी सी किनेटिक एनर्जी चेंज हो जाए, हो सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो जाए, हो सकता है केमिकल एनर्जी चेंज हो जाए। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क के नतीजे में एनर्जी में तब्दीली आएगी, वो किस किस्म की एनर्जी होगी, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो 10 एनर्जीज दी हुई हैं, सारी पॉसिबल हो सकती हैं। हाँ, ये हो सकता है किसी एक सिचुएशन में कोई एक है, दूसरी में दूसरी है। ओवरऑल वर्क के नतीजे में किसी भी किस्म की एनर्जी में चेंज आ सकती है, लेकिन कॉमन जो एमसीक्यू हुआ करता है वो ये होता है कि चेंज इन किनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बोथ ऑफ दीज पे लगाना होता है। तो यहाँ पे देखिए वर्क के नतीजे में चेंज इन किनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। वाई बर्नौली थ्योरम ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाउ इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कैसे ओबे करता है, क्योंकि वर्क के नतीजे में कुछ चेंज आ जाती है एनर्जी में, वो वर्क भी मैकेनिकल एनर्जी ही होती है असल में। तो जनाब आली वर्क डन, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, बस अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो काम खत्म। लो जनाब आली, ओके जी। तो जनाब वर्क क्या है, P1 माइनस P2 इंटू वॉल्यूम। लो जी वॉल्यूम कॉमन ले लिया हमने, बल्कि अभी रहने दें, बाद में देखते हैं। तो P1V माइनस P2V इज इक्वल टू, चेंज इन किनेटिक एनर्जी क्या है जी, 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। ये स्मॉल वी है वेलोसिटी के लिए, लेफ्ट हैंड साइड पे बड़ा वी है, कैपिटल वी है वॉल्यूम के लिए, प्लस mgh2 माइनस mgh1। लो जी अब एक काम करें, 1 1 वाली रकम एक तरफ ले जाएं और 2 2 वाली दूसरी तरफ ले जाएं। P1V प्लस हाफ mv1 स्क्वायर प्लस mgh1, 2 वाली इधर ले जाइए। P2V प्लस हाफ mv2 स्क्वायर प्लस mgh2। मैं देखूँ जरा स्क्रीन से आउट तो नहीं निकल गया, टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं, ठीक है, ए थोड़ा सा सेट कर लें। लो जी अब कुछ बेहतर हो जाएगा। हाँ जी, तो जनाब आली हम कहाँ पे थे, यहीं पे थे बर्नौली थ्योरम में ही। तो क्या कर रहे थे जनाब, हम देखें जी कि 1 1 वाली हमने सारी टर्म्स एक तरफ कर ली हैं और 2 2 वाली सारी दूसरी तरफ कर ली है। तो क्या करें, अब ऐसा करते हैं कि वॉल्यूम से डिवाइड कर दें दोनों साइडों को, एवं जान के ही P1 प्लस 1/2 mv1 स्क्वायर ओवर वॉल्यूम। मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे डेफिनेशन करना हमारे लिए आसान होगा, प्लस mgh1 ओवर वॉल्यूम इक्वल टू P2V ओवर V, कट गया जी वॉल्यूम, P2 प्लस हाफ mv2 स्क्वायर ओवर वॉल्यूम प्लस एक मिनट प्लस mgh2 ओवर वॉल्यूम। फिर से मैं देख लूँ कहीं ये ना स्क्रीन से बाहर चला जाए, नहीं ठीक है, प्लस mgh2 ओवर वॉल्यूम। लो जी
तो जनाब ये क्या हुआ, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे टर्म्स सेम है, एक के साथ 1 आ रहा है, एक के साथ 2 आ रहा है। जैसे A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 हमने कहा था एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो जनाब बिल्कुल ऐसे ही अब होगा कि प्रेशर प्लस क्या है जनाब किनेटिक, चले पहले मैं एक दफ़ा ऐसे लिख दूँ चैनल, प्रेशर प्लस 1/2 mv² ओवर वॉल्यूम प्लस mgh ओवर वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी प्रेशर प्लस किनेटिक एनर्जी बटा वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी बटा वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जनाब मैं डेफिनेशन लिखने लगा हूँ यहाँ पे, बर्नौली थ्योरम की डेफिनेशन आप नोट कर लेना है, उसके बाद मैं इसे अरेज करूँगा और फिर हम मैथमेटिकल फॉर्म इसको यहाँ से थोड़ा आगे लेके जाएंगे और उस मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे जो हम इस्तेमाल किया करेंगे। ये डेफिनेशन के लिए हमारे पास है फॉर एन इनकम्प्रेसिबल non-viscous and steadily flowing fluid, sum of, लो जी आगे यही क्या है, sum of pressure, आगे kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume remains conserved। लो जनाब ये हो गई है कंजर्व्ड, ये हो गई जनाब बर्नौली थ्योरम की डेफिनेशन। ये इक्वेशन लिखनी है आपने, ये वाली लिखें, ये वाली लिखें, ये डेफिनेशन, ये वाली लिखें। हम जो इस्तेमाल किया करेंगे इक्वेशन वो कौन सी होगी, ये देखें ज़रा यहाँ से, किनेटिक एनर्जी बटा वॉल्यूम, इसमें m बटा v मैस बटा वॉल्यूम क्या होगा डेंसिटी, देखें जी P1 प्लस 1/2 मैस बटा वॉल्यूम डेंसिटी रो हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस mgh1 ओवर वॉल्यूम में m ओवर v मैस ओवर वॉल्यूम डेंसिटी रो gh1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो gh2। लो जनाब ये इक्वेशन होगी जो हम इस्तेमाल किया करेंगे मैथमेटिकली, यानी कि प्रेशर प्लस P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो gh इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये लिखेंगे या ये लिखें, बेहतर है कि ये लिखें इक्वेशन और ये साथ में डेफिनेशन लिखते हैं, तो इससे यही बनती है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कि कैसे बनती है। ये है जनाब बर्नौली थ्योरम और यही अब बाकी के चैप्टर में इसी की एप्लीकेशंस चलेगी जो हम बारी बारी करते जाएंगे। तो यहाँ तक आप देखें, कोई क्वेश्चन हो डू नॉट हेसिटेट टू आस्क, ध्यान से काम किया करें, मेहनत किया करें, यही आपकी ज़िंदगी बनाएगी, बाकी सारा कुछ यहीं रह जाएगा। थैंक यू वेरी मच।